नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। हम सभी ने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार लेखक जब छोटे थे बचपन में तो उन्हें अपने मामा के जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ पे बदलू नाम का एक मणिहारा रहता था। वो उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इस प्रकार हमने इस पाठ को अगले भाग में पढ़ लिया था। आज हम इसके सभी अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? प्रश्न में हमसे पूछा है कि बचपन में जो लेखक थे अपने मामा के गांव जाते थे तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ, चाव के साथ यानी बड़ी प्रसन्नता के साथ गांव क्यों जाते थे, और उस गांव में जो मणिहारा था बदलू, उसको बदलू मामा न कहकर बदलू मामा क्यों नहीं कहते थे, उन्हें बदलू काका क्यों कहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसीलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ लेखक अपने मामा के गांव इसीलिए जाया करते थे क्योंकि जो बदलू था उन्हें लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसीलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। क्योंकि गांव के जो बच्चे थे वो सभी उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहकर बुलाते थे। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न का उत्तर देखा है। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? कि वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, ये बताना है हमें। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है। क्या है? एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। ये पुरानी व्यापार की एक पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले क्या? वस्तु ही दी जाती थी। पुराने समय में एक वस्तु बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। पुराने समय में क्या होता था कि वस्तु के बदले पैसों का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। आधुनिक अभी जो वर्तमान में जो व्यापार होता है उस पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है, परंतु पहले धन का लेन देन नहीं होता था। पहले क्या होता था? वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी। हमने देखा ना इस पाठ में कि जो बदलू नाम का जो मणिहारा था, जब वो चूड़ियाँ बेचता तो बदले में पैसे नहीं लेता था, अनाज लेता था, अनाज लिया करता था। ये हमने इस पाठ में पढ़ा। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? कि जो मशीनी युग है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया, वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार बताएंगे कि लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी
वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने जीवन का गुजारा करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काट कर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। आज की ये जो मशीनी युग आया है उसने क्या किया है, उन कारीगरों के हाथ काट कर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, यानी जो कारीगर थे उनका रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, यानी उनके जो पूर्वज थे वो भी यही काम करते थे और फिर ये भी यही काम करने लग गए। परंतु जब मशीनी युग आया तो उनका ये जो जीवन यापन करना भी कठिन हो गया। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा, क्योंकि उनका जो रोजगार था, उनका जो पीढ़ियों से जो काम चलता आ रहा था उन्हें वही आता था, उसके अलावा उन्हें दूसरा कोई काम नहीं आता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। लेखक क्या कहना चाहता है कि ऐसे कारीगर कला होने पर भी, इतनी कारीगरी और कला उनमें होने के कारण भी आज वो बेकार हो गए हैं और उनकी जो रोजी रोटी है वो भी खत्म हो गई है। इस प्रकार इस पे उन्होंने संकेत किया है। प्रश्न संख्या 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न में पूछा है कि जो बदलू था उसके मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप न सकी या छिपी न रह सकी। उत्तर इस प्रकार होगा, मशीनीकरण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। बदलू का जो व्यवसाय था वह बिल्कुल बंद हो गया था। किस कारण? मशीनीकरण के कारण, तथा गांव में जो औरतें थी वो लाख की चूड़ियां पहनने के बजाय कांच की चूड़ियां पहनने के कारण उसका जो व्यवसाय था बदलू का वह बंद हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अपना जो पैतृक काम धंधा था वह खो देने का जो दुख था उससे लेखक से उससे छुपा न रह सका। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। प्रश्न में पूछा है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया। कि जो मशीनी युग था उसका, मशीनी युग के कारण बदलू का जो सुखी जीवन था वो दुख में बदल गया। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। गांव की जो सारी औरतें थी वह कांच की चूड़ियां पहनने लग गई थी या लगी थी। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। बदलू की जो कला थी उसे अब कोई नहीं पूछता था। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। उसकी जो चूड़ियों की मांग थी अब नहीं रही थी। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला
अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। पहले जब शादी ब्याह होता था तो बदलू को खूब सारा अनाज भी मिलता था, उसकी घरवाली के लिए कपड़े मिलते थे, स्वयं के लिए भी कपड़े मिलते थे, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब शादी ब्याह में न तो उसे कोई अनाज मिल रहा था, न कोई उसे कपड़े, न कोई उपहार मिल रहा था। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई थी, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। जिसके कारण क्या हुआ, उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। अब एक अपने प्रश्न आया था, पाठ में आया है कि जो अपने देश है उसमें लाख कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है और लाख किस प्रकार से बनती है। तो उसका उत्तर यह है कि जो लाख या ला है, संस्कृत के लाक्षा शब्द से व्युत्पन्न समझा जाता है। संभवतः लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाक्षा पड़ा था। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है। इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर लाखा कहा जाता है। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। संभवतः इसका कारण मादा कोश से अनगिनत शिशु कीटों का निकलना है। लगभग 34,000 लाख के कीड़े, 1 किग्रा रंगीन लाख तथा 14,400 लाख के कीड़े 1 किग्रा कुसुमी लाख पैदा करते हैं। हमारे भारत देश में लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक झारखंड राज्य में होता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम, यह अन्य प्रमुख लाख उत्पादक राज्य है। लाख से अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अपने पाठ में एक प्रश्न आया है कि जो लाख है वह किससे उत्पन्न होती है और भारत के किन किन राज्यों में यह लाख उत्पन्न होती है और लाख से क्या क्या बनाया जाता है। तो उसी प्रश्न का ये जो है यह उत्तर उस प्रश्न का है। आगे प्रश्न आया है अपने भाषा की बात में, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखो। कि मशीनी जो युग आ गया है उसमें हम सभी जानते हैं कि आए दिन बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने आसपास में कोई ऐसा परिवर्तन बताकर उदाहरण के द्वारा समझाना है हमें। तो इसका सबसे साधारण उदाहरण हम सभी जानते हैं जो यहाँ है, देखिए सभी, कि मशीनी युग के परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। हम सभी जानते हैं पहले किसान हर काम हाथ से ही किया करते थे। पहले के जो किसान थे वो सभी काम अपने हाथों से ही करते थे। कुछ कार्यों के लिए बैलों का सहारा लेना पड़ता था। कुछ एक जो कार्य होते थे उनके लिए उन्हें बैलों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन आजकल हर काम मशीन से होता है। लेकिन क्या हो गया है, आजकल सभी काम क्या होने लग गया है, मशीन के द्वारा होने लग गया है। इससे छोटे मजदूर बेकार हो गए। इससे क्या हुआ, छोटे जो मजदूर थे वो बेकार हो गए। उन्हें अपनी रोजी या रोटी कमाने के लिए शहर जाना पड़ा। उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए या रोजी रोटी के लिए शहर जाना पड़ा।
प्रश्न संख्या 2 है अपने कि बदलू कहानी में दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। क व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे शहर, गांव, पतली मोटी, गोल, चिकना इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा में जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार, वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। न तो उसमें कोई व्यक्ति है, न कोई वजन है भाववाचक में, परंतु उसका अनुभव ही होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है। पाठ में अपने जो 3 प्रकार की संज्ञाएं आई थी उनको चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपने पाठ में आया था जमींदार, मामा, बदलू, ये सभी क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार जातिवाचक भी आई है उसमें, जैसे कि स्त्रियां, चारपाई, बेटी, बच्चे, चूड़ियाँ, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा बीमार, बेरोजगार, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, शांति, पढ़ाई, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 3, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत, उम्र को आयु या व्यय को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जिनके रूप में तो परिवर्तन हुआ हो परंतु अर्थ में नहीं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमने इस पाठ में पढ़ा कि गांव की बोलियों के उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो बदलू था वो समय को वक्त या बखत कह रहा था, उम्र को आयु या व्यय कह रहा था। तो अन्य शब्दों को आप भी खोजिए और उनमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है वो हमें बताना है। जैसे उम्र का उमर, मर्द का मर्द, भैया का भैया, ग्राम का गांव, अम्बा का अम्मा, दुर्लभ का दुबला। इस प्रकार ये शब्द थे। अब इसमें जो अर्थ में परिवर्तन आए वो देखेंगे हम। जैसे लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। अब इसका अर्थ क्या होगा वो देखेंगे। लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से भारी होती है। लाख की जो चूड़ियाँ होती है वह कांच की चूड़ियों से क्या होती है? भारी होती है। शायद अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार न सह सकें। यानी इसका अर्थ ये हुआ, अब लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से भारी होती है, शायद अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार न सह सकें। दूसरा है मशीनी युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ ये हुआ, अब मशीन का युग है, हर काम मशीन से होता है। इससे किसके जीवन पर क्या असर पड़ता है इसकी कोई चिंता नहीं। इससे किसके जीवन पर क्या असर पड़ता है इसकी कोई चिंता नहीं। तीसरा अपने है गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब कांच को
चूड़ियाँ बनाने के बाद कोई भी लाख की चूड़ियाँ खरीदना पसंद नहीं करता, क्योंकि वे कांच से महंगी थी। इससे बदलू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसे खुद के खाने के लिए नहीं था, गाय को कैसे खिलाता। अब इसमें क्या बताया है, इसमें बताया कि जो कांच की चूड़ियाँ थी, कांच की चूड़ियों से महंगी थी लाख की चूड़ियाँ, और कांच की चूड़ियाँ जो थी वो थोड़ी सस्ती आती थी। तो इसीलिए इसमें बताया कि अब कांच को चूड़ियाँ बनाने के बाद कोई भी लाख की चूड़ियाँ खरीदना पसंद नहीं करता। जो कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गया है वो कोई भी अब लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कांच से जो लाख होता है वह महंगा होता है। इसी कारण बदलू की जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हो गई, और खुद के खाने के लिए ही नहीं था तो गाय को क्या खिलाता, ऐसा उसने कहा। तो इस प्रकार हमारे पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे वो सभी पूर्ण हो चुके हैं। अंत में अपने शब्दार्थ आए हैं, एक बार अपन इन सभी शब्दार्थ को भी देख लेंगे। जैसे चाव का अर्थ होगा चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। इसी प्रकार सलाख शब्द है, इसका अर्थ होगा सलाई या धातु की छड़। आगे है मूंगरी, इसका अर्थ होगा गोल या फिर मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, पूर्वजों का या फिर पिता से प्राप्त या फिर पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु विनिमय शब्द का अर्थ हुआ पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी, घाटा पूरा करना या फिर कमी। नाजुक यानी कि कोमल। पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या लंबा पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, या हम कह सकते हैं घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया शब्द का अर्थ होगा बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या फिर शोभा देना। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी प्रश्नों के उत्तर हमने हल कर लिए हैं, शब्दार्थ भी हमने पूर्ण कर लिए हैं। अपना पाठ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।